देखो, हम लोग कल इस पेपर के हेडिंग्स को नोट किए थे, आज इस चीज़ों को समझ लेना है। एक एक टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला हेडिंग इसमें आ रहा होगा उष्मा रसायन। मतलब ये टॉपिक का नाम जो पड़ा हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है आपको इसे तो नाम से ही पता चल रहा होगा। थर्मो का मतलब टेम्परेचर से होता है या एनर्जी हीट से होता है, और केमिस्ट्री का मतलब टच ऑफ रसायन। तो यहाँ बताया गया होगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम अपक्रिया के में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। मतलब जो हमारे ऊष्मा या एनर्जी का चेंजेज होते हैं उनकी स्टडी पूरी की पूरी की जाती है। उसको हम लोग कई टर्म्स में पढ़ते हैं, जैसे कि एंथैल्पी हुआ, गैस फ्री एनर्जी हुआ, एंट्रोपी हुआ। बाकी सब के सब ऊर्जा पे ही रिलेटेड होते हैं, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो या कोई भी टर्म्स हो। जितना भी आपने उसमें पढ़ा होगा, इस चैप्टर में जो भी हेडिंग आए होंगे वो सब किससे रिलेट कर रहे हैं, ऊर्जा से। अब उस ऊर्जा का अलग अलग रूप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके पास अगर हम पैसे की बात करें तो आपके पास कुछ कैश होंगे, कुछ खेत बाड़ी होगा, कुछ घर द्वार होगा, कुछ बैंक बैलेंस होगा, कुछ सोने गहने होंगे। सब क्या है? पैसा ही है, बस उसके फेज अलग अलग है। इस तरह इस चैप्टर में जो कुछ आपको पढ़ना है वो हीट के बारे में पढ़ना है, मतलब एनर्जी के बारे में पढ़ना है। किसकी एनर्जी के बारे में? रिएक्शन की एनर्जी के बारे में। अब कहीं कहीं रिएक्शन की एनर्जी इंक्रीज करती है, कहीं कहीं रिएक्शन की एनर्जी डिक्रीज करती है, अर्थात सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज करती है, घटती बढ़ती है। और हमने बचपन की क्लासों में पढ़ा कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो मिला जुला के कहीं ना कहीं आज आके बढ़ेगा और घटेगा। तो कभी भी आपसे अगर ऊष्मा रसायन के पूछा जाए क्या है तो हम बताएंगे ये केमिस्ट्री की एक शाखा होती है, अर्थात केमिस्ट्री की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी अपक्रिया या निकाय के ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ऊष्मा के साथ साथ आप उसके एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब भी टर्म्स बता सकते हो कि इनका अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा रसायन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है निकाय, परिवेश और विश्व। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये तीन चीज़ें आप समझते हो तभी इसका अध्ययन कर पाओगे। निकाय को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, परिवेश को सराउंडिंग बोलते हैं और विश्व को यूनिवर्स बोलते हैं। आपको पता होगा जब हम ऊष्मा का अध्ययन कर रहे होते हैं, किसी भी निकाय के लिए ऊष्मा का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं। नष्ट किया जा सकता है? नहीं। खाली एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। तो या तो तुम ऊष्मा को वहाँ से निकालोगे या तो फिर ऊष्मा को लाओगे, क्योंकि ना तो तुम ऊष्मा बना सकते हो, मतलब ऊष्मा का मतलब ऊर्जा। आपको पता होगा ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, तो हम यहाँ पे ऊष्मा वर्ड यूज कर रहे हैं, फिजिकली उसको ऊर्जा ही समझोगे। और एनर्जी उत्पन्न कोई नहीं कर सकता है, ना तो एनर्जी उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है। इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपको यही समझना है कि हम लोग किसी भी निकाय में या किसी सिस्टम को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ऊष्मा ना तो बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हैं, लेकिन घटा बढ़ा सकते हैं। उसमें से निकाल देंगे तो घट जाएगा और ला के डाल देंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन बना और बिगाड़ नहीं पाएंगे। मतलब उसमें ना तो वो नष्ट कर पाएंगे और ना उत्पन्न कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस पार्ट को पढ़ रहे हैं, पदार्थ के किस हिस्से को पढ़ रहे हैं। जिस हिस्से को आप पढ़ते हो वो पार्ट क्या कहलाता है? सिस्टम, निकाय। अब ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है, ब्रह्मांड में ही ऊर्जा इधर से उधर हो रहा है। कभी समुद्र से थल के तरफ चला आ रहा है, कभी थल से समुद्र की तरफ जाता है, कभी रूम से बाहर हो जाता है, कभी बाहर से रूम में चला आता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम एसी लगाते हैं तो अंदर का पूरा हीट निकाल के बाहर कर देता है, तो ठंडा कर देता है। फ्रिज अपने अंदर के हीट्स को बाहर कर देता है तो अंदर ठंडा हो जाता है। वहीं जब लू चलता है या जब धूप होती है, आप खिड़की खोलते हो तो बाहर का टेम्परेचर अंदर चला आता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ऊष्मा को क्या करते हैं, या तो अपने चीज़ों से बाहर करते हैं या फिर अपनी चीज़ों में अंदर लाते हैं। लेकिन ये अंदर बाहर जब आप करते हो, ऊष्मा को चाहे लाओ या फिर निकालो, ऐसे कंडीशन में जिस चीज़ों में आप कर रहे हो, जिन चीज़ों में आप कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे? निकाय। अब जैसे कि मान लीजिए हम एक कप चाय रखते हैं, सपोज कर लो, मान लीजिए इसमें एक कप चाय भरा हुआ है और आप इसके ऊष्मा की स्टडी कर रहे हो, तो इसका ऊष्मा जो होगा वो कहाँ जाएगा? इसकी ऊष्मा कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। अब इसकी ऊष्मा अगर बाहर निकल रही है तो बाहर निकलने का मतलब हुआ कि हम तो पढ़ाई किसका कर रहे हैं? चाय का। बाकी बाहर क्या है? वायु। अंदर क्या है? गर्म चाय। अब मान लीजिए आप गर्म चाय रखे हुए हो तो इसकी ऊष्मा बाहर निकल सकती है कि नहीं? निकलेगी। लेकिन आपका निकाय कौन होगा? जिसको आप पढ़ रहे हो। ऊष्मा कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही है इससे नहीं मतलब है। तुम किसको पढ़ रहे हो? चाय को। तो चाय आपका क्या कहलाएगा?
निकाय। मतलब आपको टेम्परेचर जो मेजर करना है, जो उसकी स्टडी करनी है, वो सिर्फ चाय से करनी है, उसके बगल के हवा से कोई मतलब आपको नहीं है। आप थर्मामीटर लगाओगे तो हवा में लगाओगे या चाय में? चाय में। मतलब जिस चीज़ को तुम पढ़ रहे होगे वो क्या कहलाएगा? निकाय कहलाएगा। तो निकाय को मतलब होता है कि हमारी इस थर्मोकेमिस्ट्री में निकाय वर्ड या सिस्टम वर्ड उसे यूज किया जाता है जो चीज़ें स्टडी में ली जाती हैं। जैसे इस रूम, मकान तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस मकान में अगर इस रूम की स्टडी कर रहे हो तो ये रूम आपका निकाय कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। अब रूम के अगल बगल क्या है इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन ये रूम के अंदर का जो एरिया होगा ये आपका निकाय होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक अलग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए हम अपने हाथ में मार्कर लिए हुए हैं और मार्कर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, आपको मार्कर के बारे में बता रहे हैं, तो ये पूरा मार्कर क्या कहलाएगा? और मार्कर के चारों तरफ हवा है कि नहीं, तो हवा क्या कहलाएगा? मतलब इसके चारों तरफ सब क्या होता है? परिवेश होता है। अब हमें ये बताओ, ऊष्मा उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं। नष्ट किया जा सकता है? नहीं। फिर क्या किया जा सकता है? या तो निकाय से परिवेश में डाल सकते हैं या फिर परिवेश से निकाय में डाल देते हैं। ये कभी कभी अपने आप भी होने लगता है। जैसे गर्म चाय को जब आपने रखा होगा तो ये अपने आप अपने ऊष्मा को परिवेश में डाल देता है, मतलब अपने गर्मी को हवा में उड़ा देता है। ऐसी प्रक्रम, ऐसे प्रोसेस जो अपने आप होते हैं, इन्हीं को आगे चल के हम क्या बोलेंगे? स्वतः प्रक्रम। स्वतः का मतलब अपने आप चलने वाला, स्पॉन्टेनियस। अगर चाय को रख दो, चाय अपने आप गर्म हो जाएगा? ठंडा चाय रख दो, वो अपने आप गर्म हो जाएगा? नहीं। मतलब ठंडे चाय का गर्म होना स्वतः क्रिया नहीं है, लेकिन एक गर्म चाय रख दो, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा कि नहीं? मतलब गर्म चाय का ठंडा होना एक स्वतः क्रिया है। स्वतः क्रिया मतलब अपने आप चलने वाली क्रिया। जैसे कि इस मार्कर को अगर हम यहाँ छोड़ें तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं? इसको ऊपर जाना एक स्वतः क्रिया नहीं है, इसको ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसको यहाँ छोड़े तो नीचे जाना एक स्वतः प्रोसेस होगा, ये अपने आप नीचे चला जाएगा, मतलब हमें ले जाने की जरूरत नहीं, ग्रेविटी के अंडर में वो चला जाएगा। तो ऐसे काम जो अपने आप हो जाए, इन्हीं को इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस या हिंदी में स्वतः कहते हैं। चाहे स्वतः होता है या कहीं कहीं हमें करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। जैसे चाय को अगर ठंडा से गर्म करना है तो आपको करना पड़ेगा, ये स्वतः नहीं है। लेकिन अगर गर्म है तो ठंडा अपने आप होगा, मतलब ये स्वतः है। मोबाइल की बैटरी चार्ज करके रख दो, डिस्चार्ज होना उसका स्वतः प्रोसेस है। लेकिन चार्ज होना स्वतः, मतलब एक बैटरी को चार्ज करके 10 साल के लिए रख दो, 10 साल बाद उसकी चार्ज खत्म हो चुकी होगी, अपने आप रखे रखे रखे, मतलब चार्ज अपने आप डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आपका डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट होने से नहीं है, मतलब है कि वो कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहाँ से। और लेकिन अपने आप चार्ज नहीं होगा। तुम किसी बैटरी को 10 साल रख दो, वो अपने आप चार्ज, मतलब बिना चार्ज का बैटरी रख दोगे तो अपने आप चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर चार्ज बैटरी रख दोगे तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। ये अपने आप हो जाना वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? स्वतः प्रोसेस। लेकिन उसको भी छोड़ते हैं, वो आगे की टॉपिक है। हम बता रहे हैं कि ऊष्मा रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी निकाय या क्रिया के ऊष्माओं का अध्ययन करते हैं। ऊष्माओं का कहने का मतलब आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये सब के सब ऊर्जा ही होते हैं। तो इन्हीं सब की स्टडी की जाती है। उसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको निकाय आना चाहिए, दूसरा परिवेश आना चाहिए, तीसरा विश्व। हम कहते हैं निकाय वो चीज़ें होती है जिसको हम स्टडी में लेते हैं, अध्ययन में लेते हैं। किसी भी पदार्थ या क्रिया का वह भाग जो अध्ययन में लिया जाता है, जिसको स्टडी की जाती है, वो कहलाता है निकाय। और निकाय के चारों तरफ के जो रीजन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिवेश। जैसे हमने बताया कि एक गर्म चाय अगर एक कप में ले लेते हैं और हम चाय के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि चाय की ताप क्या है, चाय का ऊष्मा क्या है, चाय का गुप्त ऊष्मा क्या है, या चाय का आयतन क्या है, हम चाय की स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा चाय होगा निकाय, और चाय के चारों तरफ जो आपका हवा है वो क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा। और यहाँ ऊष्मा का अध्ययन हो रहा है, तो ये टॉपिक हमें माइंड में रखना है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, अर्थात या तो हमारे निकाय से ऊष्मा परिवेश में जाएगी या तो परिवेश से निकाय में आएगी। इस बेसिस पे आप क्रिया को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। अगर आपका निकाय खुद ऊष्मा को ले रहा है तो ये ऊष्माशोषी रिएक्शन में चला जाता है, मतलब जिसको ऊष्माशोषी क्रिया आप कहते हो या इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जब आपका निकाय निकालने लगता है ऊष्मा, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अर्थात अपक्रिया को हम ऊष्मा के आधार पर बांटे तो हम जानते हैं कि ऊष्मा के आधार पर अपक्रिया कितने तरह की होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। दो तरह की अपक्रियाएं आपकी होती हैं, एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक। फिर हम इसी पॉइंट पे आते हैं। ये पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? विश्व। विश्व कहने का मतलब होता है दोनों एक साथ। जब विश्व कहते हो तो उसमें निकाय और परिवेश को मिला के लिया जाता है। अब ये बताओ कि ऊर्जा तो उत्पन्न होती नहीं है,
नष्ट भी नहीं होती है, तो पूरे विश्व की ऊर्जा क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि चाहे इसमें से इसमें जाए चाहे इसमें से इसमें आए, और रहा तो वही अंदर ही ना। मतलब जैसे आप 2 जेब लगा लियो और आपके पास 1000 रुपया है, तो तुम चाहे इसमें से इसमें डालो चाहे इसमें से इसमें डालो, रहेगा तो टोटल 1000 कि बढ़ जाएगा? नहीं, मतलब रुपया अपने आप बन जाएगा। तुम 13 जेब रख लो, इसमें से उसमें उसमें से उसमें करो नोट को, तो खाली एक जेब से घटेगा तो दूसरे जेब में बढ़ेगा, या दूसरे जेब में घटेगा तो पहले जेब में बढ़ेगा। मतलब जब उष्मा परिवेश से चाय में जाएगी तो परिवेश का उष्मा घटेगा तो निकाय का बढ़ेगा, और निकाय से जब निकलेगा तो निकाय का घटेगा तो परिवेश का बढ़ेगा। लेकिन पूरे विश्व का ऊर्जा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात आपको पता होगा कि इसी बेस पे कहा जाता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है, वो अपना बरकरार रहती है, जितना है उतना ही रहेगी, ना तो कम होगी और ना ज़्यादा। हाँ, अलग की बात है, काम होगा, कभी कभी निकाय से परिवेश में जाएगा और कभी कभी परिवेश से निकाय में आएगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम को हम विश्व कहते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि विश्व इक्वल टू क्या हो सकता है? निकाय धन परिवेश। यहाँ तक समझ में आया? तो निकाय क्या है? निकाय हुआ पदार्थ का या क्रिया का भाग है जिसे अध्ययन में लिया जा रहा है, और उसके चारों तरफ वाले रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? परिवेश, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? विश्व या यूनिवर्स बोलते हैं। ये हम कह सकते हैं कि निकाय से परिवेश में उष्मा जाती है, अर्थात ऊर्जा जाती है, या फिर परिवेश से निकाय में आती है, लेकिन पूरे विश्व की ऊर्जा नियत रहती है। और इस बेसिस पे उष्मागतिकी का प्रथम नियम बनता है, लेकिन उससे पहले हम निकाय के प्रकार को बताते हैं। निकाय को हमने 3 प्रकार बताया। जब हम निकाय की पढ़ाई शुरू किए तो ये एक तो रहा खुला निकाय, बंद निकाय, रुद्धोष्म निकाय। आपको पता होगा कि जो ओपन होता है, आपको जब कोई सिस्टम लेते हो तो सिस्टम के पास 2 चीज़ें होती है, 2 नहीं पूरी दुनिया में ही 2 चीज़ें हैं। अगर हम आइंस्टीन की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करें, आइंस्टीन तो कहते हैं दुनिया में पूरा क्या है? ऊर्जा है। वैसे हमारे धर्म भी कहते हैं ऊर्जा ही है, ऊर्जा के अलावा और कुछ। जैसा कि हम 1 तारीख को आपको बताए थे ना कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ ऊर्जा है, बस ऊर्जा के 2 रूप है, एक डार्क एनर्जी है और एक एक्चुअल एनर्जी है। ऐसे अगर यहाँ पे हम देखें तो अभी भी हम लोग की फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ है, एक पदार्थ, एक ऊर्जा। जबकि पूरी विश्व किससे बनी है? पदार्थ और। साइंस इतना जानती है, लेकिन आइंस्टीन सर बोले नहीं नहीं नहीं, ये पदार्थ भी ऊर्जा बन जाएगा, तो मिला जुला के क्या बनेगा? क्योंकि पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हो, E=mc² के अकॉर्डिंग पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये कौन बताए थे? आइंस्टीन बताए थे। और इंटर में जाके आपको जब हम पेयर एनिहिलेशन या पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप जान जाओगे कि कैसे बदला जाता है। आइंस्टीन बदल के कई प्रोसेस में दिखाए हैं। तो पदार्थ को ऊर्जा में अगर बदल दें तो फिर पूरे ब्रह्मांड में क्या बचा? ब्रह्मांड मतलब यही विश्व, पूरे विश्व में क्या बचा? ऊर्जा बचा। यही चीज़ हमारी धर्म भी बताती है। लेकिन अभी हम दोनों अलग अलग मान रहे हैं, पदार्थ के फेज को भी मान रहे हैं और ऊर्जा के फेज को मान रहे हैं। अब कोई आप ऐसा निकाय ले रहे हो जिसमें से निकाय लिए, तो निकाय का मतलब जिसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ पार्ट पदार्थ होगा और कुछ पदार्थ, दोनों तो रहेगा जी। जैसे गर्म चाय ले लिए तो गर्म चाय में पदार्थ नहीं है, वो पानी, चाय पत्ती, दूध, ये सब पदार्थ ही तो है, और उसमें उष्मा है कि नहीं? ऊर्जा, गर्मी जो है वो उष्मा तो है। मतलब हम जब गर्म चाय लेते हैं तो उसमें जो पूरा का पूरा जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, पदार्थ भी रहता है और आपका गर्मी भी रहती है। गर्मी का मतलब हीट, मतलब ऊर्जा भी रहती है। अब अगर कोई निकाय आप पढ़ाई कर रहे हो तो निकाय के बगल वाले सब क्या कहलाएंगे? परिवेश। और अगर निकाय में से पदार्थ भी बाहर जा रहा है और ऊर्जा भी बाहर जा रहा है तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? खुला निकाय। जैसे कि आपने खुले कतेली में पानी को गर्म करो, जब खुले कतेली में पानी को गर्म करते हो, किसी बीकर्स में लेके पानी को गर्म करते हो, तो क्या होता है? जब वो वाष्प बन के पानी भी हवा में जाता है, उस क्या बनते हैं? जलवाष्प बनते हैं ना, और वो उड़ जाते हैं ऊपर हवा में और उष्मा भी निकलती रहती है। यही वजह है कि गांव में जब हमें किसी चीज़ को ठंडा करना होता है तो हम खुला रखते हैं। जैसे गर्म चाय रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है पीने के लिए, और ज़्यादा गर्म है तो हम लोग उसको ढक्कन को हटा देते हैं ताकि धीरे धीरे क्या हो जाए? उष्मा बाहर निकल जाए। लेकिन ऐसा निकाय जिसमें से उष्मा और पदार्थ दोनों बाहर निकल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? खुला निकाय। जैसे कि खुले बर्तन में चीज़ों को गर्म करना। आप देखे होंगे कि हम लोग खुले में जैसे दूध को अगर चलाएं तो दूध को चलाते समय क्या होती है? उसमें से उष्मा भी निकलता है। कभी ऊपर हाथ रख के देखो तो आपको गर्मी महसूस होगी कि उष्मा निकल रहा है। और धीरे धीरे पानी के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? उड़ते नहीं तो खोआ कैसे बनता? मतलब उसमें से पदार्थ भी निकलता है। ऐसे निकाय जिसमें से पदार्थ और ऊर्जा दोनों निकलेगा वो क्या कहलाएगा? खुला। दूसरा नंबर बंद। बंद निकाय वो निकाय होता है जिसमें से ऊर्जा तो निकल सकता है लेकिन पदार्थ नहीं निकल सकता। जैसे आपने प्रेशर कुकर को देखा होगा, कुकर को हम लोग बंद कर देते हैं तो उसमें से सिर्फ चारों तरफ से उष्मा निकल सकती है लेकिन उसमें से पदार्थ
नहीं निकलता। यही वजह है कि जब आप कभी चावल बनाते होगे और जब हम लोग का भगोना में बनाया जाता है खुले वाले बर्तन में, तो पानी ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें से पानी निकलता रहेगा तो आपका चावल बहुत कड़ा हो जाएगा, मतलब उसमें पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन जब चावल आप कुकर में बनाओगे तो कुकर में से पानी के निकलने की रेट बहुत कम या निग्लेक्जिबल होती है। इससे अगर उतना पानी उसमें भी ले लिए तो गिल्ला खिचड़ी की तरह बन जाएगा, क्योंकि उसकी पानी निकलती नहीं है, बहुत कम अमाउंट में। जब हाई प्रेशर होता है तो सीटी के थ्रू थोड़ा बहुत निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। तो आप जैसे चावल बना रहे हो तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हम किस में बना रहे हैं, खुला निकाय में बना रहे हैं या बंद निकाय में बना रहे हैं। अगर बंद में बना रहे हो तो पदार्थ निकलने का चांस कम है, और नहीं है अगर पदार्थ नहीं निकल रहा है तो वहाँ पे पानी कम लेना पड़ता है, खुले में आपको ज़्यादा। ऐसा आपने देखा होगा कि हम लोग के खुला निकाय को कैसे परिभाषित करेंगे, वह निकाय जिसमें से पदार्थ और ऊर्जा दोनों परिवेश में जा सकते हैं उसे खुला निकाय कहते हैं, और वह निकाय जिसमें से ऊर्जा तो परिवेश में जा सकता है लेकिन पदार्थ नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, बंद निकाय। और लास्ट होता है रुद्धोष्म निकाय, वह निकाय जिसमें से पदार्थ और ऊर्जा दोनों ना जा सके बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक या आइसोलेटेड सिस्टम्स। इसका कंडीशन क्या होता है, जैसे आपका थर्मस देखे होगे, थर्मस में जब हम किसी चीज़ को गर्म करके रख देते हैं तो ना तो अपने बाहर पदार्थ को जाने देता है और ना ही उष्मा को जाने देता। खोलोगे नहीं तो अपने अंदर से उष्मा को निकलने नहीं देगा। या आपने देखा होगा जो बर्फ़ बेचने वाले अपना वो रखते कंटेनर, उनका उष्मा अंदर जाता बाहर, उष्मा अंदर बाहर होता तो बर्फ़ पिघल जाता है। मतलब उन लोगों के कंटेनर जो आइसक्रीम वाले होते हैं, बाहर से उष्मा अंदर नहीं जाने देते, ना अंदर से बाहर जाने आ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जिसमें से पदार्थ और उष्मा दोनों बाहर जा सकता है अर्थात परिवेश में जा सकता है, वह निकाय जिसमें से पदार्थ और ऊर्जा दोनों बाहर जा सकता है अर्थात परिवेश में जा सकता है, खुला निकाय। जिसमें केवल उष्मा जा सकता है पदार्थ नहीं जा सकता, वो बंद निकाय। और जिसमें कोई नहीं जा सकता, ना तो पदार्थ बाहर जा सकता है और ना ही ऊर्जा जा सकता है, तो वो रुद्धोष्म निकाय में कहलाता है। और इन निकाय के अनुसार अब बात आते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे आती है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये प्रथम नियम हमारी उसी बात को बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, अर्थात उत्पन्न ना होगा ना नष्ट होगा, अर्थात पूरे विश्व की जो ऊर्जा रहेगी वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। लेकिन इसको गणितीय रूप में अगर हम बताएं, एक गणित के रूप में बताएं, इक्वेशन के रूप में, तो मान लो ये निकाय है, क्या है, और ये क्या है, परिवेश। अगर निकाय पे परिवेश कुछ कार्य किया W, जिसके वजह से ये परिवेश से ऊर्जा को खींच लिया अपने अंदर, कितना, कुछ अमाउंट कैपिटल Q, और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई डेल्टा U, या U भी कह सकते हो, आंतरिक ऊर्जा। तो जो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, डेल्टा U लिखो या U लिखो, डेल्टा मतलब परिवर्तन, हम खाली U लिख दे रहे हैं, वो क्या होगा, कितना सोखा और कितना परिवेश ने, क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगी ना तो नष्ट होगी। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए अभी आपके पास एक भी रुपया नहीं है और हम आपको 10,000 दे रहे हैं कहीं ले जाने के लिए, और उसे ले जाने के लिए फिर 200 किराया दे रहे हैं। भाई ले जाओगे तो कुछ किराया वाला लगी कि उसे पहुंच जाओ, सिस्टम समझ पा रहे हो। जैसे आपके पास अभी एक भी रुपया नहीं है, इंटरनल एनर्जी क्या हो गया आपका, 0। हम आपको 10,000 कैश दिए कि 10,000 ये ले जाओ, और 10,000 ले जाने के लिए 200 किराया दिए, पूरा मिला जुला के आपके इंटरनल एनर्जी में कितना मतलब इंक्रीजमेंट हुआ, 10,200। कितना तुम्हें दिए मतलब कितना तुम सोखे। भाई मान लीजिए इसके पास 50 जूल था, कितना जूल था अंदर पहले से था, इसने 100 सोख लिया, और ये सोखने में परिवेश ने जो काम किया वो 20 जूल किया, तो बताओ इसके पास अब कुल कितना हो गया, 170। कितना हुआ, 170, बढ़ा कितना, 120। वही कह रहा है कि जो तुम सोखे और जो तुम पे कार्य हुआ, मतलब तुम्हारी इंटरनल एनर्जी 120 बढ़ा। समझ पाए कैसे ये बता रहा है, ये कह रहा है कि आपकी इंटरनल एनर्जी मतलब अंदर की ऊर्जा, जैसे हम लोग की पैसा होता है, कितना बढ़ेगा, जितना तुम सोखोगे। भाई बाहर परिवेश में से ऊर्जा को खींचोगे, निकाय बाहर से ऊर्जा ले सकता है कि नहीं ले सकता है, लेता है। अब बर्फ का टुकड़ा रख दो, वो बाहर से उष्मा ले लेके अपने आप को पिघला देता है। बर्फ ऐसे पिघल जाता है नहीं, बाहर हवा से उष्मा को खींच के अपने आप को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है, गल जाता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर कोई निकाय बाहर से ऊर्जा ले रहा है, और मान लीजिए वो क्यों ऊर्जा ले रहा है, और क्यों ऊर्जा लेने में परिवेश द्वारा W कार्य हो रहा है, तो हमारा Q + W होगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का नियम चलता है। अब चिन्ह ध्यान से देखना, अगर बाहर से ऊर्जा निकाय लेगा, बाहर से ऊर्जा
तो अंदर बढ़ेगा कि घटेगा? और अगर निकाय बाहर फेंकेगा तब घटेगा। आपको एक हेडिंग दिखाया गया होगा कि जब निकाय अवशोषित करता है तो धन चिन्ह के साथ, और जब उत्सर्जित करता है तो मतलब यहाँ 100 अवशोषित किया था कि उत्सर्जित, यहाँ जो एग्जाम्पल दिए अवशोषित किया था तो इसलिए +100 लिए थे। और अगर बाई चांस उत्सर्जित क्या होता था? माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि तब आपकी घटेगी, बढ़ेगी नहीं अंदर। अगला, अगर निकाय पे कार्य होगा, निकाय पर मतलब कौन करे? परिवेश करे। किस पर करे? निकाय पर करे, तब कैसा लेना होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर निकाय करेगा परिवेश पर तब नेगेटिव। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने आपको 10,000 तो दिया, तो जो आपके पास पैसा था तो 10,000 बढ़ गया। अब उसमें 200 किराया अगर हम दे रहे हैं तो तुम्हारा 10,200 हो गया। लेकिन अगर 200 किराया तुम खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा 9,800 बचेगा। तो 200 कब पॉजिटिव लोगे? जब परिवेश किराया दे कि निकाय किराया दे? परिवेश। मतलब परिवेश जब वर्क करेगा, कार्य करेगा, तब बढ़ेगा, प्लस के साथ आएगा। और जब निकाय अपना खर्चा करेगा, कार्य करेगा, किस पे? परिवेश पे, तो क्या लेंगे? माइनस साइन। तो कभी भी इंटरनल एनर्जी निकालते समय भाई यहाँ साइन आपको देखना पड़ेगा। अगर निकाय उत्सर्जित कर रहा है तो निगेटिव, और शोषित कर रहा है तो पॉजिटिव। अगर परिवेश निकाय पे कार्य कर रहा है तो पॉजिटिव W, और अगर निकाय परिवेश पे कर रहा है तो निगेटिव W। यहाँ जो आंसर आएगा डेल्टा U, अगर पॉजिटिव आया तो मतलब बढ़ा और निगेटिव आया तो मतलब घटा। तो डेल्टा U पॉजिटिव मतलब आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तब डेल्टा U पॉजिटिव या U पॉजिटिव, और अगर ऊर्जा घटती है तब निगेटिव। अगर निकाय ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो निगेटिव, और शोषित करता है तो पॉजिटिव। निकाय पर कार्य होता है, निकाय पर मतलब ये करे तब पॉजिटिव, और निकाय द्वारा कार्य होता है तो ये 3 लाइनें आपको बेसिकली लिखाई गई होगी। और इस बातों को अब हम कैसे लैंग्वेज में बताते हैं, क्योंकि सिंपली तो यही कहते हैं ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, लेकिन इसे हम दूसरे वर्ड में बताएं तो हम कहते हैं कि किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाला वृद्धि या परिवर्तन उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा और उस पर किया गया कार्य के योग के बराबर होता है। ये बातें आपको एक स्टेटमेंट में लिखाया गया होगा। समझ में आया चीज़ें? हमने इसी बेसिस पे अपक्रिया को 2 तरह भी बताया है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कौन सी होती है? वो अपक्रिया जो ऊष्मा का क्षेपण करती है, मतलब जो ऊष्मा निकालती है वो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, और जो लेती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है, आपको समझना है एंथैल्पी। ये हम लोग आपको एक नॉर्मल वर्ड से बताएंगे तो आप समझ पाओगे। एच, हम लोग के पास कई तरह के जैसे पैसे होते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में है और हमारे पास में मान लीजिए 3,000 रुपये है। कोई आपसे पूछेगा कि सर के पास कितना रुपया है, तो आप हमारे वैलेट को चेक करोगे, उसमें अगर 3,000 रुपये रखे हैं तो आप कितना बताओगे? 3,000 है। ये जो 3,000 कैश बता रहे हो ना, ये आंतरिक ऊर्जा है। क्या है? हमारी आंतरिक ऊर्जा की तरह काम करेगी, जिसको हम लोग यू अभी कहे हैं, ई भी कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम यू कह रहे हैं आंतरिक ऊर्जा को। यही तो है आंतरिक ऊर्जा, अंदर की ऊर्जा। कितना हमारे पास है? 3,000। लेकिन दूसरे वर्ड में अगर हम आए तो हम आप एक दूसरे आदमी के पास गए, हम बोले उसका भी कंपेयर करो कितना उसके पास है, तो आपने बताया कि सर उसके वैलेट में 6,000 है। दोनों लोग खड़े हैं, हमारे वैलेट में कितना है? 3,000, उसके वैलेट में कितना है? 6,000। ये 3,000 और 6,000 दोनों लोगों के वैलेट में पैसा रखा हुआ है। और आपने देखा तो अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ सबसे अमीर कौन है, तो आप किसको बताओगे? 6,000 वालों को। हम लोग की ये नेचर होती है। आपको पता होता है कि जब समझ हम लोग की उतनी नहीं होती है तो हम लोग को जो दिखता है वही समझ में आता है, जो दिखता है वही, जादूगर जो दिखा रहा है वही समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर की बात कुछ अलग है। जैसे जो नहीं शिक्षा, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको जो दिखेगा वही समझ में आएगा, मतलब जो दिखा दो वही समझ गए। लेकिन जो समझदार है वो उसमें एनालिसिस करके, विश्लेषण करके कुछ अलग चीज़ों को समझता है। अब उसके अलग चीज़ों को हम बता रहे हैं। मान लीजिए जैसे आप बोले कि वो अमीर है, और मान लीजिए हमारे पास उसी में 2 ATM भी रखा है, जो में 1-1 लाख है, और उनको के ATM रखा है 2, उनके 55,000 रुपया है। कौन अमीर है? चलो ATM कार्ड नहीं है, हमारा पर्स ही 3,000 का है, 3,000 कैश है और पर्स भी 3,000 का है, और उनके में कैश 5,000 है जबकि पर्स उनका 100 रुपये का है। अमीर कौन है? हमारा पैसा देखोगे सिर्फ। मान लीजिए ठीक है, उसके पास मान लेते हैं 6,000 है, हमारे पास मान लीजिए अंगूठी पहने हुए हैं, 10,000 का अंगूठी है हाथ में,
कौन सबसे अमीर है? मतलब हर लोगों के पास दो तरह की ऊर्जा होती है। पैसा, जैसे हम लोग भी यही चीज़ नहीं जान पाते हैं। मतलब हम लोग जब लोगों को देखते हैं ना, तो हम लोग उनके सिर्फ कपड़े और जूते देखकर ही उसके अमीरी या गरीबी का अंदाज लगाते हैं। लेकिन आप ऐसा अंदाज नहीं लगा पाओगे बाबू। कुछ लंगोटी वाले भी आपके पूरे जायदाद को खरीदने की हैसियत रखते हैं, और कुछ अच्छे खासे सूट बूट वाले भी मोटरसाइकिल ढकेलते हैं, तेल भरा नहीं पाते टाइमली। तो तुम अगर किसी के फेज को देखते हो कि बहुत सादा गोदा पहना है, बहुत सिंपल वर्ड बोलता है, नॉर्मल ऐसे पड़ा रहता है धोती पहन के, तो ये कुछ नहीं रखता है, वो आपको क्या आपके पूरे गांव को खरीद लेगा, इतनी औकात में वो रहता है। तो लोगों को समझना, जैसे एक अनपढ़ आदमी देखोगे ना, 4 लोग बारात में जैसे सब आ गए, तो बारात में जो थोड़ा सा टंच कपड़े वपड़े पहन के आएगा, वो सोचेंगे ये लग रहा है कुछ ठीक ठाक घर का है। देखते हो ना, अक्सर करके हमारी लुक्स वहीं भाग के जाती है कि मतलब ये बहुत बढ़िया घर का होगा, बहुत अच्छे घर का होगा। या आप किसी से पूछोगे तो बताएंगे भाई ये लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहते हैं। स्टैंडर्ड वो नहीं है, स्टैंडर्ड उसकी पीवी एनर्जी बताएगी। कौन एनर्जी? अब सिस्टम के पास भी उसी तरह का 2 ऊर्जा है। एक तो दिखने वाली ऊर्जा जो कि आंतरिक ऊर्जा कहते हो, और एक उसका खुद का अपने फेज को तैयार करने में जो लगाया गया ऊर्जा, उसको हम कौन सा ऊर्जा बोलते हैं? पीवी। पी दाब है, वी आयतन है। दाब और आयतन का गुणा करो तो कार्य मिलता है, और वो वाली ऊर्जा। समझ पाए? पीवी ऊर्जा का मतलब होता है अपने आप को बनाए रखने में ऊर्जा जो मिला हुआ है। सपोज कर लो, जैसे आपने हमने बताया कि किसी के पास सपोज करो कि 10,000 कैश है और उसका वैलेट 1,000 का है, तो कुल उसके पास कितना हुआ? 11,000 की कीमत। और एक के पास 6,000 है लेकिन 80,000 का वैलेट है, तो कुल कितना हुआ? अब तुम कैश देख के तो उसे जानोगे 10,000 वाला बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन अमीर कौन है? जिसके पास 6,000 है, क्योंकि वो 80,000 का तो खाली वैलेटे रखा है अपना, पर्स ही 80,000 का उसका है। ऐसे कंडीशन में कोई भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा देख के हम नहीं बता सकते हैं कि वो ज़्यादा ऊर्जा रखा है कि कम ऊर्जा रखा है। हमें क्या देखना पड़ेगा? दोनों, मतलब अंदर का भी और, समझ में आया बात ना? जैसे आप दुकान पे जाते हो, किसी किसी के दुकान पे जाओगे, कैश उनके पास 20-25 हज़ार गले में पड़ा रहेगा, लेकिन सामान 1 लाख का रहेगा। और कुछ के गले में 200 है लेकिन सामान 1.5 करोड़ का है, भरा है। तो कौन दुकानदार बढ़िया है, टाइट? उसका गल्ला देख के जान जाओगे कौन दुकान है भी है? नहीं, गल्ला देखोगे तो सिर्फ कैश तुम्हें दिखेगा, खाली आंतरिक ऊर्जा। जब उसका गोडाउन देखोगे ना, गोदाम, तभी पकड़ोगे। भाई हमारे गले में तो 10,000 है, उसके गले में 1 लाख है, लेकिन उसका पूरा माल 3 लाख का, हमारा 3 करोड़ का है। तो हमारा पैसा देख के तुम अंदाज लगा लोगे हम छोटे व्यापारी हैं? नहीं। ऐसे किसी भी निकाय की ऊर्जा को जानने के लिए केवल आंतरिक ऊर्जा ही सफिशिएंट नहीं है, उसकी हमें 2 ऊर्जाओं को देखना पड़ेगा। एक, जैसे कि हमारे चीज़ों को देखने के लिए आप हमारा कैश भी देख रहे हो और हमारा सिस्टम भी देख रहे हो, तब बता रहे हो कि किसके पास ज़्यादा पैसा है। ऐसे कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा और पीवी ऊर्जा से आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी में क्या फेजेज है, कि किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा जानने के लिए, कुल ऊर्जा को पता करने के लिए हम उसकी आंतरिक ऊर्जा को देख के नहीं बता सकते कि वो ज़्यादा ऊर्जा रखा है। उसे हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? पीवी ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा, ये दोनों को मिला के एक के वर्ड में क्या कहा जाता है? मतलब हमें एंथैल्पी देखना चाहिए। हमें उसकी आंतरिक ऊर्जा नहीं देखना चाहिए, बल्कि क्या देखना चाहिए? एंथैल्पी। एंथैल्पी देखने का मतलब हो गया दोनों देखना। एंथैल्पी वो वर्ड है, तो एंथैल्पी बराबर, परिभाषा बताओ क्या होगा? किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा और पीवी ऊर्जा के जोड़ को, मतलब सन को क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। लिख भी सकते हैं कि H = U + PV होता है। मतलब किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी उसकी कुल ऊर्जा को बताती है, अर्थात उसकी आंतरिक ऊर्जा और उसकी पीवी ऊर्जा को जोड़ के बताती है, और इसको हम एंथैल्पी कहते हैं। आप एंथैल्पी ही परिवर्तन होता है। आपका परिवर्तन क्या होता है? एंथैल्पी। अब एंथैल्पी, अगर आपका ऊर्जा बाहर निकल रहा है तो एंथैल्पी घटेगा। घटेगा मतलब परिवर्तन ऊष्माक्षेपी में बाहर निकलता है या अंदर आता है? तो ΔH निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? घट रहा है ना, तो परिवर्तन तो माइनस में जाएगा। और जब ऊष्मा शोषी होगा तो ऊष्मा बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर, मतलब परिवेश से निकाय में आएगा, तो ΔH क्या बनेगा? पॉजिटिव। मतलब हम यहाँ जब भी किसी अपक्रिया को शो करते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा से नहीं शो करते, बल्कि हम उसके एंथैल्पी से शो करते हैं। और एंथैल्पी का परिभाषा आपको बहुत बेहतर लिखा गया होगा कि किसी भी अपक्रिया की आंतरिक ऊर्जा और पीवी ऊर्जा के जोड़ को कहते हैं, इसे एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आया? अब एंथैल्पी के बेसिस से हम लोग को तैयार होती है एंट्रोपी। क्या शुरू हो जाती है?
एंट्रोपी। ये देखो क्या चीज़ है, आपको पता होगा जैसे हम लोगों के समय पैसे के आने के बाद में हलचल स्टार्ट होता है। आपने गांव में अक्सर देखा होगा जब लोगों के पास पैसा नहीं रहता तो घर पे रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। एंड जैसे मोदी जी वाला 2000 का मैसेज आया जैसे निकाली पासबुक पहुंच गए आधार कार्ड लेके दुकान पे, और निकाले के बाद तब फिर कटिंग चाय हुई मार के समोसा वमोसा खाए के उसके बाद में घूम घाम के पूरा चौराहा घूमेंगे। फिर जैसे पैसा खत्म होगा जैसे कहाँ आके बैठेंगे, क्यों बोलाई तब वो कहिए कहाँ रोज रोज चौराहा में जावा जाला। लेकिन जैसे पैसा देवो तो ऐसे कहीं गोरखपुर जाएगा वो जूता उता बढ़िया मिलते नहीं है आसपास में। मतलब अपने जो ह्यूमन नेचर होता है ना ये एकदम केमिस्ट्री से मिलता जुलता है। हम लोगों के पास क्या होती है, जैसे पैसा आता है तैसे एक्साइटेड शुरू हो जाती है, मतलब ज़रूरतें बढ़ने लगेंगी, मेला देखने का मन करेगा, नैनीताल जाने का मन करेगा, तो फिर मार्केटिंग करने का मन करेगा, घर बनवाने का मन करेगा, गाड़ी लाने का मन करेगा। मतलब पैसा आते ही क्या शुरू हो जाती है, हलचल। और जैसे पैसा खत्म वैसे कौनो मन नहीं, क्यों कहबो करी तबो कहीं हमारा मन ही नहीं है आज चाय पिए नहीं जाब। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम के पास जो निकाय जिसको आप पढ़ रहे हो जो पदार्थ है जब वो ऊर्जा पाती है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, हलचल। हलचल मतलब अनियमितता, जो नियमित थे रुके थे वो कूदने फादने लगेंगे। जैसे आपने पानी को देखा है, पानी पहले जब कम ऊर्जा रखता है तो एकदम शांत बैठा रहता है, जैसे गर्माओगे तैसे हलचल शुरू। हलचल को मतलब उबलना कहते हैं, समझ में आया। अभी ये हवा क्या है, एकदम शांत है। यहाँ अभी गर्मी स्टार्ट कर दो, हीटर स्टार्ट कर दो, अभी हवा कंपन करने लगेंगे, मतलब वाइब्रेट करने लगेंगे। मतलब जैसे हम कहीं पे ऊर्जा डालते हैं तैसे ऊर्जा डालते ही क्या उत्पन्न हो जाती है, हलचल या अनियमितता। हम किसी भी निकाय की जो अनियमितता होती है, डिसऑर्डर होती है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसमें डिस्टर्बेंस होता है, उस डिस्टर्बेंस को ही क्या कहते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी कहाँ से आती है, एंथैल्पी से। अपने भी जीवन में एंट्रोपी एंथैल्पी से ही आता है। बहुत कम ही लोग हैं जिनकी एंथैल्पी मिलने के बाद भी एंट्रोपी नहीं आती है, मतलब अच्छा खासा पैसा रखने के बाद भी एकदम शांत पड़े रहते हैं, उनसे कोई हलचल नहीं, वो पुराना पहन के ही काम चला लेंगे। लेकिन कुछ जैसे बुआ 100 रुपया दे के चल जाए तो तुरंत जाकर मफलर खरीद लिए। मतलब हलचल इतनी तेज है ना, ऐसे लोग अनस्टेबिलिटी में आते हैं। मतलब ऐसे लोग की स्टेबिलिटी नहीं होती है, स्थायित्व नहीं होती है, ना केमिस्ट्री में स्थायित्व होती है और ना अपने जीवन में। कौन स्टेबल है, जिसके पास एंट्रोपी या एंथैल्पी आ भी जाए तो वो एंट्रोपी को मैनेज करे, एंट्रोपी आने ना दे अपने अंदर, मतलब अपने अंदर हलचल आने ना दे, क्योंकि हलचल आने से ही आपको दिक्कतें आएंगी। अब ऐसे कंडीशन में एंट्रोपी को हम किससे दिखाते हैं जी, यस, यहाँ पे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आ जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये कहता है कि कोई स्वतः परिक्रम अपक्रिया, अभी हमने स्वतः बताया है, जो अपने आप चलती है उसकी एंट्रोपी सदैव घटती है, मतलब उसका डेल्टा चेंज निगेटिव होता है। किसी भी स्वतः परिक्रम, स्वतः मतलब जान रहे हो हर काम अपने आप नहीं होता। जैसे पंखा का चलना, रुका है चलना, ये स्वतः नहीं है, इसको ऐसे जिंदगी भर रखे रहो अपने आप नहीं चलेगा। लेकिन एक बार चला दो तो अपने आप रुक जाएगा। मतलब चलते हुए पंखे का रुकना एक स्वतः प्रोसेस है, लेकिन रुके हुए पंखे का चलना अपने आप प्रोसेस। जैसे चार्जेबल बैटरी का डिस्चार्ज होना एक स्वतः प्रोसेस है, लेकिन डिस्चार्ज से चार्ज होना स्वतः नहीं है, आपको कराना पड़ेगा। गर्म चाय का ठंडा होना स्वतः है, गर्म चाय रख दो अपने आप, उसे कहने की जरूरत नहीं है कि बाबू ठंडा हो जा, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक ठंडा चाय रख दो तो अपने आप गर्म, चाहे गांव भर मिला के चिल्लाओ उससे कि ठंडा गर्म हो जाए, लेकिन वो गर्म नहीं होने वाला है। तो गर्म चाय ठंडा हो जाना एक स्वतः प्रक्रिया है। और ऊष्मागतिकी का जो सेकेंड लॉ है, द्वितीय नियम है, ये कहता है कि किसी भी स्वतः प्रक्रम में, अपने आप चलने वाले प्रक्रम में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो उसकी एंट्रोपी होती है वो सदैव घटती है। अब बताओ गर्म चाय जब रख दिए तो धीरे धीरे उसकी हलचल बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। वही कह रहा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कह रहा है कि जो अपने आप चलने वाला क्रिया है उसकी ऊर्जा अर्थात एंट्रोपी धीरे धीरे, हम इस मार्कर को यहाँ रखे हैं, इसको छोड़ दें तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। इसका हलचल घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ ऊर्जा घट जाती है। MGH पढ़े हो, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है नीचे जाने पे, तो ऊर्जा घटी जाती है, मतलब हलचल क्या हो जाता है, कम। जैसे आप एक पेंडुलम को झुला दो तो धीरे धीरे वो शांत होगा और बढ़ेगा तेज, मतलब उसकी हलचल जो है वो धीरे धीरे घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है। मतलब कोई भी स्वतः प्रक्रम या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो आपका एंट्रोपी होता है वो लगातार घटता है। लेकिन इसके हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एस होता है निकाय का, वो क्या हो जाता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है। किसमें, सभी प्रक्रम में नहीं, अपने आप चलने वाले प्रक्रम में। जो अपने आप प्रक्रम चलता है, जैसे गर्म चाय अपने आप ठंडा हो रहा है तो मतलब उसकी हलचल धीरे धीरे घट रही है, मतलब उसका एंट्रोपी धीरे धीरे, हलचल मतलब एंट्रोपी।
अच्छा ये बताओ, किसी का ताप बढ़ाए तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा? हलचल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। किसी को गर्म करोगे तो हलचल, मतलब ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन कोई स्वतः प्रक्रम है, अपने आप चलने वाला प्रक्रम है, तो अपने आप धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होता चला जाएगा, मतलब उसकी एंट्रोपी घटती चली जाएगी। लेकिन पूरे विश्व का जो होगा वो बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है बाबू। हम लोग समझते हैं कि चाय तो गर्म था, कूद रहा था, मतलब बॉयल हो रहा था, उसमें एंट्रोपी ज़्यादा थी क्योंकि एंथैल्पी ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो डाउन हुआ है। डाउन होने का मतलब उसकी एंट्रोपी लूज हुई है, तो उसकी हलचल क्या हो गई? खत्म। लेकिन वो हलचल कहाँ चला गया है? विश्व तो पूरे को कहते हैं। निकाय से कहाँ चला आया है? मतलब वो उष्मा यहाँ से जब निकला है तब ये तो ठंडा हुआ, मतलब इसकी एंट्रोपी घटी, लेकिन वो उष्मा जाके हवा का भी हलचल बढ़ाया, तो हवा का हलचल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? लेकिन जब दोनों के हलचल को मिलाया जाता है तो पूरा का पूरा विश्व का हलचल क्या रहता है? बढ़ा ही रहता है। अर्थात इस दुनिया में जो भी रेंडमनेस प्रोसेस हो रहे हैं, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं, इसके थ्रू हलचल बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। अब इसको दूसरे देहाती भाषा में समझो, जैसे हम अमीर हो रहे हैं तो तुम्हें लगता ना कि हम अमीर हो गए, तुम्हारे वजह से कई गरीब भी हो गए। किसी का पैसा तुम्हारे पास आया तब तो अमीर हुए हो, तो कुछ गरीब हुए होंगे कि नहीं? लेकिन तुम अकेले अमीर हुए हो, गरीब 6 हुए होंगे। तुम 1 लाख थे, अब 1 करोड़ पे पहुंच गए, तो 6 लोग 20-20 लाख पे 0-0 पा गए होंगे। मतलब एक अमीर हुआ तो कितने गरीब हुए? तो हम लोग सिर्फ अपने वाले को देख पाते हैं कि चलो हम धीरे धीरे अमीर हो गए। इसीलिए जो बहुत बड़े सेंट होते हैं, साधु संत होते हैं ना, वो पैसे का कलेक्शन, वो उनको ये पता है कि अगर हम पैसे का इकट्ठा करेंगे तो हमारे वजह से कई लोगों का पैसा छिन जाएगा, जिससे वो गरीब हो जाएंगे। मतलब इसीलिए वो समाज सेवा करने जाते हैं, मतलब कंटिन्यू सोशल सर्विस करते हैं, बल्कि वो पैसे का कलेक्शन नहीं करते। कतई अपने पास पैसे नहीं रखने देंगे, बस एक तो धोती विवेकानंद की तरह लपेट उपेट के रहेंगे, बाकी और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ऐसे लोग उच्च विचारधारा में आते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ जैसे पैसा का कलेक्शन कर रहे हो तो कहीं से आ रहा है ना। अब यहाँ पे समझो, जब ये निकाय अपनी ऊर्जा को दे रहा है, स्वतः प्रक्रिया है, निकाय अपनी ऊर्जा को दिया, तो निकाय में से तो एंथैल्पी घटी, निकाय की एंथैल्पी घटी तो उसका एंट्रोपी तो कम हो गया। लेकिन वो जहाँ पे गया, भाई परिवेश में गया ना वो, तो वहाँ का हलचल बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? मिला जुला के पूरे विश्व का हलचल बढ़ा कि घटा? तो 2 बातें, स्वतः अपक्रिया में, अपने आप चलने वाली अपक्रिया में निकाय की जो होती है एंट्रोपी वो घटती है, लेकिन पूरे विश्व की जो एंट्रोपी होती है वो बढ़ती है। और नोट पॉइंट में तो ये रखना है कि कभी भी किसी निकाय की टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। वैसे जानते हो, पानी में ताप बढ़ाओगे, गर्मी बढ़ाओगे तो हलचल बढ़ जाएगी। दैट इज द एंट्रोपी। समझ में आया कुछ? यस से दिखाते हैं, आगे देख लो। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे लाप्लास लॉ और हेस लॉ। इस 2 पे बहुत से न्यूमेरिकल लगते हैं। आपको पता होगा लाप्लास लॉ जो आपका है, ये बताता है कि किसी भी पदार्थ को बनाने में जितनी ऊर्जा लगती है, फिर उसे तोड़ने में भी उतनी ऊर्जा निकल देना पड़ता है। जैसे कोई भी पदार्थ जब बना है तो जितना ऊर्जा निकाला है, उसे तोड़ते समय उतने ही ऊर्जा की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अब इस बात को हमारे दूसरे तरीके से समझना। ये कह रहे हैं लाप्लास सर कि जैसे अगर आप किसी यहां से अपना सामान किसी को बेच दिए, जैसे कि आप 10,000 में अपना बाइक बेच दिए तुरंत, और फिर शाम को चले गए कि भैया बाइक हमारा वापस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ये पदार्थ सिर्फ समझते हैं बाबू, यहाँ कहिए 10,300 चाहिए, हम सर्विसिंग कराए बाटी। मतलब मानव के प्रकृति से भी अच्छे किसके प्रकृति हैं? पदार्थ के। इसीलिए पदार्थों में आपको पता है ना, हमने 1 तारीख को क्या बताया था कि हम लोग भगवान के रूप हैं, हम लोग भी और पदार्थ भी। जानते हो ना, सुख चैन में कौन है? पदार्थ की हम। उसको दुख नहीं है, उसको हार्ट अटैक नहीं है, उसको बीपी नहीं है। इसका वजह जानते हो, हम लोग का नेचर ही गलत है। मतलब यहाँ पे पदार्थ ऐसा नहीं करता है। पदार्थ कहता है कि जितना हमें दिए थे उतना दो और तुम फेज को बदल लो। अर्थात बात को समझना, जैसे आपके पानी जब अपने उष्मा को निकाला 100 जूल, बर्फ बना लिया। बर्फ कहेगा भैया हमको 100 जूल दो, हम अपने आप को पानी बना देते हैं। जैसे उसमें 100 जूल डालोगे फिर क्या बना देगा? वो 101 नहीं मांगता है, जिसको ऊर्जा की कंजर्वेशन। लेकिन हम लोग के नेचर में ऐसा नहीं चलता है। हम लोग तो किसी को 500 देते हैं तो कहते हैं अगली बार भाई 600 ला के देना, 100 रुपया तो बनता है चक्रवृद्धि। सर जी लोग पढ़ाए हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो लगा के देते हैं। ऐसे नेचर हम लोग के हैं और ये एक दुख का कारण है। ये जो आध्यात्मिक तरीके से देखोगे ना, तो हम लोग के दुखों का कारण यही है कि हम लोग अपने मतलब विचलन की वजह से चीज़ों को सिस्टमैटिक नहीं करते हैं, मतलब एक अलग ही तरीके से सोचते हैं।
फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसे यहाँ लाप्लास क्या करें कि जैसे पानी का बर्फ बनते समय अगर 100 जूल निकाला होगा तो फिर बर्फ को पानी बनने में 100 जूल देना पड़ेगा। मतलब जब कोई पदार्थ बना होगा तो जितनी ऊर्जा निकाला रहता है, अब उसे तोड़ने के लिए उतनी ऊर्जा की जरूरत होती है। लाप्लास का नियम को एक बार फिर से हम लास्ट बार बता रहे हैं, ध्यान से देखना। इनके अनुसार जब कोई पदार्थ को उनके मुख्य अवयवों में या मूल अवयवों में तोड़ने के लिए, किसी पदार्थ को उसके मूल अवयवों में तोड़ने के लिए उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितना उसके बनते समय निकला था। जैसे मान लो एक पदार्थ है जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है क्या? अगर कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जब बना था तब इस समय डेल्टा एच की जो एंथैल्पी हुई थी वो -x हुआ था। समझ लो, माइनस मतलब निकलना, माइनस माने उष्मा छिपी निकलना। तब कितना निकला था? लाप्लास कहते हैं भैया इसको अगर पलट दो मतलब क्या? अब कार्बन मोनोऑक्साइड को सी और ओ में तोड़ दो। पहले तो CO मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, तब तो X निकला था। अब अगर तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर कार्बन और ऑक्सीजन में वापस करना है, तोड़ना है, तो तुम्हें फिर इतना देना पड़ेगा भाई। अर्थात सादा समझे तो केमिस्ट्री में जब रिएक्शन पलटते हैं तो यहाँ चिन्ह पलट जाता है, मतलब माइनस से प्लस हो जाता है या प्लस से, मतलब कोई रिएक्शन अगर चल रहा है और रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज दे रहा है और तुम रिएक्शन को पलट दिए तो जस्ट पलटते ही इसका चिन्ह क्या कर दोगे? बदल दोगे। मतलब अगर उतना निकला होगा माइनस होगा तो प्लस कर दोगे, और अगर प्लस रहेगा तो, अब यहाँ से ध्यान से सुन लो, अगर A से B चल रहा है और डेल्टा H का मान -250 जूल है तो B to A चलेगा तो कितना हो जाएगा? +250। लाप्लास बता रहे हैं, समझ में आया? हेस सर क्या बताते हैं, ध्यान से देखो, लिखा गया है, सब कुछ आपको बताया है। हेस का कहना है कि किसी भी अपक्रिया को एक पदों से या कई पदों में कराया जाए, किसी भी अपक्रिया को एक पद में या कई पदों में कराई जाए, उसमें टोटल एंथैल्पी चेंज बराबर रहता है, अर्थात नियत रहता है। जैसे आप किसी होटल पे जाते हो और मान लीजिए आपको 5 चीज़ खाना है और पाँचों चाहे एक बार ऑर्डर कर दो और चाहे 5 बार बारी बारी ऑर्डर करो, जो बिल बन के आएगा वो, अरे भाई 5 समोसा एक बार मंगा लोगे तब वो 56-30 जोड़ देगा, और एक समोसा 5 बार मंगाओगे तब भी कितना जोड़ेगा? 30 ही जोड़ेगा। ये कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन A से B गए और तुमने मान लो 20 जूल निकाला, फिर B से C बनाए फिर 10 जूल निकाले, फिर C से D बनाए फिर 30 जूल निकाले, और तुम अगर एक बार A से D निकाले होते तो कुल मिला के 60 जूल निकलता। मतलब तुम चाहे बारी बारी से D पहुंचाओ और चाहे एक बार D पहुंचाओ, जो ऊर्जा में एंथैल्पी में चेंज आएगा वो पूरा मिला के क्या आएगा? वैसे भी A से D पहुंचने में कितना निकल गया? 20, 30, और A से डायरेक्ट D बनवाए होते तभी कितना लगता? मतलब एक होटल में जैसे हमने एग्जांपल दिया ना कि आप एक बार 2 चीज़ का ऑर्डर कर लो या बारी बारी ऑर्डर कर लो, भैया बिल तो बराबर लगने वाला है। यहाँ पे एकदम सेम सिस्टम चल रहे हैं कि केमिस्ट्री में किसी अपक्रिया को आप एक ही बार करा दो। जैसे अब देखो, कार्बन को एक ऑक्सीजन से कराओ तो क्या बना देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लो इसमें X निकला, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर ऑक्सीजन से कराओ तो क्या बना लेता है? मान लो इसमें Y निकला, तुम कार्बन को एक के साथ ही दो या ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनवाए होते ना तो X + Y निकलता है। मतलब किसी अपक्रिया को अगर जोड़ दिया जाए तो उनके एंथैल्पी क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। जोड़ दो, जोड़ने से हो जाएगा कि नहीं जी? इधर से CO कट जाएगा तो CO2 बराबर CO2 आ नहीं गया? मतलब कभी भी अपक्रिया को जोड़ोगे तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दोनों को एकदम सादा वर्ड में। लाप्लास कहते हैं रिएक्शन को पलटोगे चिन्ह बदल जाएगा, हेस कहते हैं अपक्रिया को जोड़ोगे एंथैल्पी जुड़ जाएगी। लेकिन वर्डों में अलग तरीके से उनका परिभाषा आपको दिया गया जो कि आप समझ पा रहे होगे। समझ में आया? और क्या बताएं? संभवन ऊष्मा, आपको पता होगा अगला टर्म होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। संभवन ऊष्मा, संभवन का मतलब क्या होता है जी? बनाना। किसी भी पदार्थ के एक मोल को बनाने में, किसी पदार्थ के एक मोल को बनाने में, ज़्यादा नहीं बनाना है, और भी उसके मूल रूप से बनाना है। जैसे कार्बन के कई अपर रूप हैं। कई बार एग्जाम में कार्बन पूछता है बाबू, कार्बन में कोयला भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट है वो इसकी मूल फॉर्म है, एलिमेंट्री स्टेज है, तो एलिमेंट्री स्टेज से ही बनाना होता है। और किसी भी पदार्थ को उसके मूल अवयव तत्वों से, तत्वों के मूल रूप से या मूल तत्वों से एक मोल बनाने में जो ऊष्मा निकलती है, अर्थात जो एंथैल्पी चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बनाना कितना है जी? चाहे जिससे नहीं, उसके मूल तत्वों से बनाना है।
जैसे कार्बन वाला ग्रेफाइट लेना है, ऑक्सीजन वाला O2 लेना है, ये हाइड्रोजन वाला H2 लेना है। जैसे मेथेन बना रहे हो तो मेथेन का 1 मोल बनना चाहिए CH4, अब 1 ठू C ले लो, 2 ठू H2 ले लो, CH4 बन जाएगा। तो ये उसकी अपक्रिया बन जाएगी, मेथेन का फॉर्मेशन। समझ में आया? एक क्या होगा? दहन उष्मा। दहन का मतलब ये जान रहे हो, हीट ऑफ कंबशन, जलाने को बोलते हैं। 1 मोल को जलाने में जो उष्मा निकलती है, यहाँ 1 मोल को बनाने में जो उष्मा निकलती है, और यहाँ 1 मोल को जलाने में जो उष्मा निकलती है। लेकिन यहाँ बनाते समय ये माइंड में रखना है कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल उसके मूल तत्वों से बनाने में जो उष्मा निकलती है, अर्थात जो एंथैल्पी में चेंज होता है, उसे हम संवहन उष्मा कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन किसी भी पदार्थ के 1 मोल को जलाने में, पूर्णतः जलाने में, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना, तो पूर्णतः जलाने में जो उष्मा का क्षेपण होता है, जो उष्मा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? दहन उष्मा। और एक और भी आपको बताया गया होगा, उदासीनीकरण उष्मा। उसमें हम ये बताए होंगे कि किसी भी अम्ल या क्षार का 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को परस्पर मिलाने पे लवण और जल बनता है। आपने ये क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हो, अम्ल क्षार की अपक्रिया करने पे लवण या जल बनते हैं। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और इसमें जो हीट्स रिलीज होता है, उष्मा निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण उष्मा, जिसका मान परबल अम्ल या परबल क्षार के लिए -13.7 निकलता है, इसलिए यहाँ बोलते हैं माइनस। और अगर डेल्टा H लिखोगे तो माइनस में लिखोगे, निकलता है इतना। लेकिन अगर वैसे बताना चाहते हो तो खाली लिख सकते हो कि 13.7 किलो कैलोरी होता है। जूल में इसको बदलोगे तो 56 लगभग आएगा, गुणा करना पड़ेगा ना 4.2 से, तब तो किलो जूल में बदलेगा, 55-56 किलो जूल हो जाता है। लेकिन कैलोरी में अगर हम बताएं तो -13.7 अर्थात 13.7 किलो कैलोरी उसमें निकलती है। कब? जब 1 ग्राम परबल अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार का उदासीनीकरण कराया जाता है। लेकिन ये परबल अम्ल और परबल क्षार के लिए अगर दुर्बल होंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। अगला क्या है? तृतीय नियम। उष्मागतिकी का तृतीय नियम भी एंट्रोपी बेसिस पे है। ये कहते हैं कि अगर किसी चीज को गर्म किया जाए तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। अगर ठंडा किया जाए तो घटती है। उष्मागतिकी का थर्ड नियम कहता है कि अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा कोल्ड कर दिया जाए, सबसे ज्यादा ठंडा कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस ठंड होता है ना। 0 से नीचे जाओ तब क्या हो जाता है? -1, -2, -3। ये कहते हैं अगर किसी को -273 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया जाए, जिसको हम 0 केल्विन कहते हैं, परम शून्य ताप, परम लगा दो तो मतलब केल्विन वाला, शून्य माने शून्य और ताप माने ताप। किसी को ठंडा करते 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 -10 -20 नहीं, कहाँ पहुंचा दो? आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, -40 पे ये भी जाके बर्फ बन जाता है, जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं। सुनो कि नहीं? शुष्क बर्फ। कभी कभी सूत्र पूछता है, ड्राई आइस कौन है? वो बहुत सफेद होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सफेद धुआं होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इसको अगर हम लोग ठंडा करते चले जाएं एक बर्तन में और -40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दे तो बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? और ठंडा को ही बर्फ लोग कहते हैं ना, ठंडा कर दियो तो बर्फ जैसा हो ही जाएगा। अब ऐसे को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। कई बार एग्जाम में ड्राई आइस का फार्मूला पूछता है तो माइंड में रखना हो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन अगर उसको ठंडा करते 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 कहाँ पहुंचा दे तो इसकी एंट्रोपी क्या हो चुकी होगी? शून्य हो चुकी, मतलब तब हलचल उलचल नहीं। वैसे आदमी हलचल तो माइंड से का 0 हुए खत्म हो जाता है। आदमी ज़्यादा कूद फान करे, ठंडी ज़्यादा पड़ने लगता है, शांत हो जाते हैं, उनकी हलचल बंद, तुरंत आना जाना सब बंद। हलचल बंद कब होता है? बॉडी टेम्परेचर लो होने पे बॉडी शांत होती है ना। अब कोई भी पदार्थ में जो हलचल हो रहे हैं, वो हलचल अगर इस टेम्परेचर पे पहुंचा दिया जाए तो माना जाता है कि उस समय हलचल क्या हो चुकी होती है? शून्य हो जाती है, अर्थात एंट्रोपी शून्य हो जाती है। तो इसका नियम क्या बताओगे कि उष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार यदि किसी पदार्थ को परम शून्य ताप पर ले जाया जाए तो उसकी एंट्रोपी शून्य हो जाती है। मतलब मिलेगा, ठंडा करना पड़ेगा, मिलेगा। नेचुरल कहाँ ले पाओगे? खराब सकते हो। -160 वोल्ट तक गए हैं लोग। -20-30 तक जाना है तो इसी समय चले जाओ, लेह में चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, मनाली में चले जाओ, फिर देखने को पा जाओगे। 0 पॉइंट पे चले जाओ सिक्किम में, -20 उसका अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। -5 का देखना है तो नैनीताल चले जाओ। और ज़्यादा ठंडा देखना है, -50-30 ऐसे कंडीशन में तो सिलेंडर बांधो और उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे निकलो। बाकी और जगहों पे नेचुरल कराया जा रहा है। नेचुरल फ्रीजर्स लगाए गए हैं जो कि आर्टिफिशियल मशीन द्वारा ठंडा कराई जा रही है, तो मशीन द्वारा कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो कभी भी पहुँचा, एक अंदाजन डाटा है।
जैसे तुम लोग का मैथ में इनफाइनाइट है, केमिस्ट्री वालों का ये है ना, पहुँचोगे ना जानोगे, लेकिन सुन लो कि ऐसा होता है। मतलब समझने की बात है कि इतना टेम्परेचर, ये आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे ठंडा करते 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 जाएंगे तो उस समय एंट्रोपी क्या हो चुकी होगी, शून्य हो चुकी होगी। इस टेम्परेचर पर एंट्रोपी शून्य हो जाती है। अगला आता है गिब्स फ्री एनर्जी। इसका टर्म क्या है ये जान लेना। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है कि कोई भी सिस्टम पूरी एनर्जी आपको दे नहीं सकता है। जैसे निकाय के पास कुल कितनी ऊर्जा है ये एंथैल्पी बताएगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा और पीवी ऊर्जा। अब आप किसी से अगर कुछ मांगना चाहते हो तो पदार्थों में देने के लक्षण होते हैं, आदमियों में नहीं होते हैं। आदमी रखने के बाद भी नहीं देंगे, इन पदार्थों में अगर पास है पैसा मतलब ऊष्मा तो वो देते हैं। जैसे एक बर्फ के पास एक आग का गोला सटा दो, आग के गोले के पास ऊष्मा है कि नहीं है, और बर्फ के पास वो देगा कि नहीं देगा, उसे सटा दो तो बिना कहे वो देता है। ये सिर्फ पदार्थों के ही नेचर में है, लेकिन हम लोगों के नेचर में नहीं है। मतलब एक भिखारी अगर वहीं बैठा रहे तो वहाँ पे तुम भी मालूम नहीं रखे हो तो अलग की बात है, और तुम्हारे पास है तो तुम नहीं दोगे। ये हमारी मनोप्रवृत्ति की बात है, मतलब हमारे सोचने की फ़र्क है। लेकिन एक जो उच्च विचार वाले सेंट होते हैं वो अपना भी दे देंगे, जो अपने खाने पीने के लिए रखे हैं वो भी दे देते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा इस नेचर के होते हैं। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। थोड़ा सा तापांतर आ जाए तो क्या हो जाता है ऊष्मा का। और आपने सुना होगा ताप कब तक ऊष्मा प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों का ताप मतलब समानता का व्यवहार रखना वो प्रतीत करते हैं। मतलब जैसे कि आप समाज में जान लो, हर कोई यही सोचे कि कोई भी गरीब मतलब जितना हमारे पास पैसा रहे उतना सबके पास रहे। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो उसे दे दो ताकि बराबर हो जाए। और ये बराबर रखने की स्टेबिलिटी किसके अंदर है, पदार्थों के अंदर। ये लोग अपनी ऊष्मा को, पानी को देखे होगे, टैंक में पानी भर दो और जोड़ दो, जिसमें ज़्यादा पानी रहेगा वो तुरंत इसमें डाल देगा। कब तक डालेगा, जैसे दोनों बराबर होगा रोक देगा। टेम्परेचर एक 50 डिग्री सेल्सियस पे, एक 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठंडा या गर्म, तार से जोड़ दो, ये अपना उष्मा डाल के इसमें दोनों के टेम्परेचर को बराबर करा देगा। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तब वो रुकेंगे। मतलब पदार्थ समानता की बात करते हैं, लेकिन अपने मानव जात में समानता की बात नहीं होती है। ये कहने के लिए है, जैसे मोदी जी भाषण देंगे तब कहेंगे हम सब बराबर हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे बराबर, ये भूल जाना। टिकट आएगा तो आपको टिकट नहीं देंगे, तब अपने आदमी को देंगे। बजट आएगा तो दूसरे घर बनवाएंगे जो उन्हें वोट दिए हुई, जो उनका प्रचार कराए हुई। लेकिन बात सिर्फ करेंगे किसकी, प्रधान जी भी लोग कहते हैं ना हम तो भाई एक ही आँख से देखते हैं, सब एक बराबर हो। लेकिन वास्तविकता तो ये होती है वो देखते ही नहीं है किसी को एक आँख या दो आँख। तो ऐसे भाई कोई प्रधान नहीं है ना, हम होगे भी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुमको सबूत दे देंगे कि तुम लोग क्या करते हो बाकी अलग की बात है कि हम लोग की यहाँ पे फिर समझे तो ये कह रहा है कि किसी चीज़ को बहुत पदार्थ को ठंडा कर दो तो उसकी एंट्रोपी शून्य होती है, तो ये नहीं रहा। लेकिन कोई भी पदार्थ अपनी पूरी ऊर्जा दे नहीं बात, लेकिन कुछ देता है। अब वो कितना देता है, पदार्थ कितना देगा, वो अपने आप को स्टेबिलिटी करने के बाद, मतलब जितना उसे ज़रूरत है उतना रोक लेगा, उसके बाद दे देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10,000 है और कोई आ गया पैसा मांगने के लिए कि हमको कुछ पैसा दे दो, और हमको खुद ज़रूरत है 3,000 का आज, तो हम उसे कितना मदद करेंगे, है कितना हमारे पास, करेंगे कितना 7। 3 क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमको खुद आवश्यकता है। तो भाई हम किससे भी मांगने जाएंगे, अपना पैसा तो हम तो अपना ज़रूरत को काट के जो बचेगा वही मदद करेंगे ना। ऐसे कोई भी निकाय के पास जितनी एंथैल्पी होती है, जितना ऊर्जा होता है, वो पूरा ऊर्जा आपको दे नहीं सकता, क्योंकि पूरा आपको दे देगा भैया तो उसके पास क्या बचेगा, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। तो वो अपने ज़रूरत को रोकने के बाद देता है। अब वो कितना देता है, वो क्या होगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। मुक्त नाम ही पड़ रहा है, मुक्त फ्री एनर्जी, मतलब कि उसको कितना फ्री कर रहा है। अब मान लीजिए उसके पास 100 जूल है और वो 88 जूल दे ले गया, 12 तो नहीं दिया, उसकी खुद की जरूरत थी, तो 88 उसका क्या हो गया, और 100 क्या था, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी पूरी होती है, लेकिन एंथैल्पी में से कुछ हिस्सा वो दे लेता है। हमने डिफाइन किया होगा कि जितना पार्ट वो अपना प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल सोर्स को, वही उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा कहती है। उसे हम किससे दिखाते हैं, जी से। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जी मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर होती है एंथैल्पी H माइनस कुछ कम हो जाएगा टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, जो कि रिलेशन आपको बताए होंगे। तो ये रिलेशंस भी आपको लिखाया गया होगा कि G इक्वल टू, इसको डेल्टा डेल्टा लगाना चाहो तो डेल्टा परिवर्तन भी लगा सकते हो। और इसके बाद में हमने प्रक्रम के प्रकार बताए थे, उसमें समतापी प्रक्रम बताया गया था। नाम से पता चल रहा है ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप घटे बढ़े ना, स्थिर रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, मतलब जिसका
टेम्परेचर नियत होता है, समतापी जिसमें दाब नियत होता है, समदाबी जिसमें आयतन नियत होता है, समायतनिक और जिसमें ऊष्मा नियत होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो प्रक्रम के 4 प्रकार हैं। इसमें भी कई कंडीशंस कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ना होता है, जो कि और भी क्रिटिकल चीज़ें हैं। ये आपकी फाउंडेशनल लेवल चीज़ें जो बोर्ड के लेवल में होती है। अगर कोई टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा है तो उससे पूछ सकते हो।